एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आई एम रिचा गुप्ता विथ यू ऑल और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं चैनल ट्रांजिशन की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई गेस आपने एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप रिवाइज कर लिया होगा एंड उसके एक्सप्रेशंस भी आपको मेमोराइज हो गए होंगे। हालांकि मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था एंड उसके साथ ही जो क्वेश्चंस हमने किए थे उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे पेंडिंग वो आपने क्लियर कर लिए होंगे, मतलब उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। और कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिएगा। वाइल उसके क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, सो देयर इज नथिंग रॉकेट साइंस बेसिकली। चलो, तो ये तो बात हो गई कल की। तो कोई भी चीज़ पाइल्ड अप करके मत रखना, उसे कंप्लीट कर लेना। और रही बात चैनल ट्रांजिशन की, तो मैंने आपको कल ही बताया था कि ये चैनल ट्रांजिशन गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ही, आपकी ईएससी के कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट। सो मैं हेडिंग डालती हूँ चैनल ट्रांजिशन। अब बेसिकली सबसे पहले चैनल को छोड़ो, हम लोग नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल बात क्या करते हैं कि ये ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन का मतलब क्या निकल के आता है? तो नॉर्मल सी बात है, ट्रांजिशन मतलब नॉर्मल बेसिस पर चेंज बोल देते हो आप लोग चालू भाषा में। अब आप उसको डेली लाइफ में यूज करते हो कि यार उस बंदे के में तो गजब का ट्रांजिशन आया, समथिंग लाइक दैट, मतलब चेंज निकल के आया। तो वहां पर आप नॉर्मल बेसिस पर यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग चैनल की बात कर रहे हैं। तो चलो, चेंज निकल कर आया, ये कुछ रिलेटेबल हो रहा है। अब चैनल ट्रांजिशन से आप क्या समझते हो? देखो क्या होता है, ट्रांजिशन है, चेंज है, बट यहाँ पे क्या होता है, जब मैं चैनल ट्रांजिशन की बात करती हूँ, ये चैनल का एक पोर्शन होता है जिसका क्रॉस सेक्शन डिफर करता है, मतलब उसका क्रॉस सेक्शन वेरी करता है और वो एक यूनिफॉर्म फ्लो को दूसरे यूनिफॉर्म फ्लो से कनेक्ट करता है। अब ये तो स्टेटमेंट फॉर्मेट है, बेटर है कि इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझे तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो बिल्कुल, अब ये एफएम में आपने देखा होगा, पहले मैं बनाऊंगी, पॉज करके आप मुझे बताना ये मैंने क्या बनाया है। चलो, लाइक ये इसको क्या बोलेंगे? चलो पहले मैं इससे पहले एक टर्मिनोलॉजी और बता दूं कि जो ट्रांजिशन होता है, अगर मैं चैनल ट्रांजिशन की बात करूं तो ब्रॉडली इसको दो बेसिस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्या है? एक होता है ग्रेजुअल ट्रांजिशन एंड दूसरा होता है सडन ट्रांजिशन। अब ग्रेजुअल ट्रांजिशन नाम से समझ में आता है कि जो चेंज होता है क्रॉस सेक्शन एरिया में वो ग्रेजुअली वेरी करता है अलोंग द लेंथ ऑफ द चैनल। वाइल अगर मैं सडन ट्रांजिशन की बात करूं तो ओवर अ शॉर्ट लेंथ या ओवर अ रिलेटिवली कंपैरेटिवली शॉर्टर लेंथ आपको क्रॉस सेक्शन में चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है सडन भी चेंजेस हो सकते हैं एंड ग्रेजुअली ओवर द लॉन्ग स्ट्रेच चेंज निकल के आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चेंज है, ये कौन सा चेंज निकल कर आएगा? एक तो मुझे बताओ ये सडन ट्रांजिशन है कि ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। तो आप देखोगे तो आप देख रहोगे कि पहले तो विड्थ ज़्यादा थी, फिर कंपैरेटिवली ओवर अ शॉर्ट लेंथ इसकी विड्थ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पर आपको पता चला कि क्या हो रहा है, सडन ट्रांजिशन हो रहा है। अब मैं इसमें ये भी पूछ लूँ कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, तो आप देखोगे कि विड्थ कंपैरेटिवली रिड्यूस हो रही है, तो आप क्या बोलोगे, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। सो दिस विल बी सडन कॉन्ट्रैक्शन। वहीं अगर ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, सो ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। ये थोड़ा और रिलेटिवली लार्जर लेंथ में आपको देखने को मिलेगा। दिस विल बी ग्रेजुअल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और इसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है तो बट ऑब्वियसली एक्सपेंशन भी हो सकता है। कैसे, वो भी देख लो, ये सडन एक्सपेंशन, so this is sudden expansion। और यही चीज अगर ग्रेजुअली होती, so this would have taken a long stretch।
to expand. So this will be gradual expansion. तो बेसिकली ट्रांजिशन दो टाइप के होते हैं और मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ. A transition is the portion of a channel of varying cross section या with varying cross section. With varying cross section. Just a minute, क्या बोल रहा हूँ? Portion of a channel with varying cross section which connects one uniform flow to another. ये डेफिनेशन निकल के आती है किसकी? चैनल ट्रांजिशन की. तो अब मुझे समझ में आया कि बेसिकली चैनल ट्रांजिशन क्या होता है, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर. ठीक है, तो चैनल ट्रांजिशन की बात कर ली. अब बारी आती है कि अगर मैं आपसे बात करूं हमारे केस में, ओपन चैनल फ्लो के केस में, तो आप दो टाइप के चैनल ट्रांजिशन है जिसकी हम लोग बात करने वाले हैं. कौन कौन सा? कि एक चैनल ट्रांजिशन कि जब आप बॉटम जो है उसको रेस कर दोगे. ठीक है, चैनल का बॉटम है उसको रेस कर दोगे, पहली चीज़. या उसको लोअर भी कर सकते हो, रेस भी कर सकते हो चैनल के बेड को या चैनल के बॉटम को, या लोअर भी कर सकते हो. दूसरा विड्थ. विड्थ में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो क्या चेंजेस निकल के आएंगे. ये दो केसेस हमको समझने हैं. ठीक है, अब इनको समझने से पहले कुछ चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए पड़ेगी. जो हमें जानना है वो ये है अजम्पशंस. कुछ अजम्पशंस अब आपको हो सकता है दिमाग में आगे हम लोग करेंगे तो कुछ चीज़ों को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे. तो आपके दिमाग में आएगा इसको क्यों कंसिडर नहीं किया, ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको भी कंसिडर करना था. तो इसलिए पहले से क्लियर कर लूँ, अजम्पशंस हमारी बेसिकली कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, ईजी करने के लिए लिए जाते हैं. तो यहाँ पर जो एक अजम्पशन लिया जाएगा वो ये कि चैनल इज हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस. तो जब मैंने बोल दिया हॉरिजॉन्टल तो वाई कॉस थीटा का थीटा कंपोनेंट चला जाएगा. फ्रिक्शनलेस बोल दिया, फ्रिक्शन कंपोनेंट चला जाएगा. उसके साथ ही जो आप बोलते हो ना, जब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जाते हैं तो एनर्जी लॉसेस होते हैं, तो हम लोग बेसिकली जो एनर्जी लॉसेस हैं उनको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, ये कहानी निकल कर आती है जब हम लोग चैनल ट्रांजिशन की एनालिसिस की बात करेंगे. हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक एनर्जी अलग अलग सेक्शंस पे बात करेंगे एंड उसके हिसाब से रिलेशंस निकालेंगे. तो वो कैसे करेंगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आज की क्लास में करेंगे. आई गेस इतने में तो अभी कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि पहले ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि चैनल ट्रांजिशन होता क्या है, जो कि मैंने आपको बताया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तो आपने देख लिया चेंज. अब वो चेंज ग्रेजुअल हो, सडन हो, कॉन्ट्रैक्शन हो, एक्सपेंशन हो, इट कैन बी एनीथिंग. तो उसके लिए हमें बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम लोग इसमें केसेस की बात करने पड़ेंगे. ठीक है, तो इसको इरेज करती हूँ और हम लोग अब केस की बात करते हैं जहाँ से हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है. अभी हम लोग न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं, इसको भी इरेज ही कर देती हूँ. पहले हम लोग पूरे बात कर लेंगे विड्थ और इसकी चैनल रेस्ड बॉटम की, दोनों की. उसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे. ठीक है, चलो. तो पहला लिख रही हूं ट्रांजिशन with raised bottom in rectangular channel. जनरल बेसिस पर रेक्टेंगुलर ही पूछा जाता है और बाकी मैं आपको बता भी दूंगी अगर कोई और शेप आए तो क्या करना है. तो जनरलाइज भी बात कर लेंगे और शेप्स के हिसाब से भी बात कर लेंगे. ठीक है, हाँ. अब मैं एक चीज़ बता दूं, इसको आपको दो पैरामीटर्स, दो अलग अलग केसेस के लिए डिज़ाइन करना पड़ेगा. क्या? देखो,
कल के सेशन में मैंने आपको बताया था सब क्रिटिकल, बाकायदा मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप का, और मैंने आपको बताया क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर का जो पोर्शन होता है दैट इज बेसिकली सब क्रिटिकल, नीचे का जो पोर्शन होता है दैट इज सुपर क्रिटिकल। ये हमने कल ही डील किया था। तो कहने का मतलब ये निकल के आता है कि यहाँ पर दो केसेस बनेंगे, एक सब क्रिटिकल के लिए क्या होगा, सुपर क्रिटिकल के लिए क्या होगा। दोनों केसेस में थोड़ा वेरिएशंस निकल कर आता है। एंड सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको सब क्रिटिकल के लिए बता दूंगी, ध्यान से समझना, सुपर क्रिटिकल आप खुद कर लोगे, नो इश्यूज, बहुत सिंपल है। एक मैं बता देती हूँ, एक दूसरा आप कर लेना। सिमिलरली विड्थ में भी मैं एक बता देती हूँ सब क्रिटिकल का, सुपर का आप खुद से कर लेना, ठीक है, आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं आता है, कुछ फंस जाते हो कहीं पर, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसमें पूछ लेना। बाकी एक को अच्छे से समझ लो, दूसरा अपने आप बन जाता है। बस थोड़े बहुत चेंजेस निकल के आते हैं, वो आप सब समझ जाओगे एक बार अगर आपने ग्राफ को प्रॉपरली समझ लिया तो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, सब क्रिटिकल कंडीशन की। We'll be talking regarding सब क्रिटिकल कंडीशन। अब मैं यहाँ पर डायग्राम भी दिखाऊंगी और यहाँ पर मैं आपको ग्राफ्स के थ्रू भी समझाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से और अटेंटिव रह के समझना। अभी कॉपी पेन को साइड कर दीजिए, जो भी चीज़ें लिखनी है उसको बाद में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप साइमल्टेनियसली जब मेरे समझाते समझाते लिखोगे तो देयर इज पॉइंट कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बोला होगा, आप स्किप कर दोगे। अगर मैथमेटिकल बात होती तो मैं बिल्कुल बोल देती हूँ कि लिख लिया करो, बट क्योंकि अभी कंसेप्चुअल बात होने वाली है, सो आई वांट कि भी पेन पेपर साइड कर दो, अभी सिर्फ यहाँ फोकस करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी बोल चुकी हूँ, इसलिए एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा अटेंटिवनेस ऑफ योर्स इज रिक्वायर्ड। तो चलो इसका डायग्राम बना देती हूँ। ये होता है चैनल बेड, ये है टोटल एनर्जी लाइन, ठीक है, एंड दिस इज द ट्रांजिशन। यहां पर आपने क्या बोला, आपने बॉटम को रेस कर दिया है, तो रेस करके भी दिखा दो। ये आपने बॉटम को रेस किया, किससे रेस किया, डेल्टा जेड। अब ये हम लोग बोलते हैं कि हमने रेस किया, एक बहुत बड़ा डाउट है तुम लोग का रहता है, अभी मैं आगे अभी जब आपको आगे पढ़ाती जाऊंगी तब आपको इसके बारे में समझ में आएगा। अभी चलो, अभी के लिए समझ लो कि हमने बॉटम को रेस किया, अभी बताऊंगी आगे कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, क्लियर। यहाँ पर डेप्थ है y1, ये सेक्शन 1 है, ठीक है। जब मैं y1 e1 इसकी बात कर रही मीन्स आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग सेक्शन 1, और ये है e1, सेम सेक्शन है। यहाँ पर दिस इज द फ्लो, तो यहाँ पर कौन सा, ये है y2 एंड दिस इज e2। ये हमें पता है सेक्शन 1 में आपका डेप्थ ऑफ फ्लो है y1, स्पेसिफिक एनर्जी है e1। सेक्शन 2 पर डाउनस्ट्रीम साइड में आपका जो स्पेसिफिक एनर्जी है वो है E2, डेप्थ ऑफ फ्लो है Y2, ठीक है। ये पोर्शन क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक हेड हो जाएगा, दैट वी नो, देयर इज नो इशू रिगार्डिंग इट। अब पूरी कहानी ये निकल कर आती है कि ठीक है, ये मेरा एक सेक्शन है जहां पर हमको रेस कर दिया गया, क्लियर है। अब कुछ जानकारी मुझे समझना है, मुझे दिमाग में ये मेरे क्लियर होना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, सब क्रिटिकल कंडीशन की बात हो रही है। आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग सब क्रिटिकल कंडीशन। तो सब क्रिटिकल कंडीशन है, तो इसको ग्राफ से देखते हैं, ग्राफ्स के थ्रू समझते हैं। मैं दोनों को एक साथ साइमल्टेनियसली लेके चलूंगी सो दैट दोनों चीज को एक साथ रिलेट कर सकूं। यहां पे क्या था आपका, एब्सिसा में स्पेसिफिक एनर्जी था और यहां पर डेप्थ था। सो दिस इज स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू y, और ये आपका रिजल्टेंट निकल कर आता है, ठीक है। अब देखो, इस पूरे कंडीशन में क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बिल्कुल ऐसा आ सकता है, क्या आ सकता है कि आगे हम लोग विड्थ की बात करेंगे तो उसमें बॉटम को भी रेस कर दे और विड्थ की भी बात कर ले, वो भी मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। अभी मैं फिलहाल ये बात कर रही हूँ
कि लेट अस सपोज डिस्चार्ज कितना आ रहा है, Q, तो ये Q अमाउंट का डिस्चार्ज आ रहा है, विड्थ में कोई चेंज निकल के नहीं आया, विड्थ यहाँ पर भी B थी, यहाँ पर भी B थी, आपने बॉटम को रेस किया। अब मैं एक बात बताऊँ आपको, एक्चुअली में ये चीज़ें अभी देखना, आगे बताऊंगी, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में एक डाउट निकल के आएगा कि यार कैसे कोई जादू है क्या कि हम लोग बॉटम को रेस कर देते हैं, मतलब ऐसा कोई टेक्निकली फीजिबल है क्या? बिल्कुल तुम्हारे दिमाग में ये निकल के आएगा। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा कोई जादू नहीं है कि हम लोग रेस कर दें। कागज पर हम देख रहे हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी तो क्या चेंजेस निकल के आएंगे, कितनी ज़्यादा हो सकती है, उससे भी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये सब हम लोग कागज में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ये मत सोचना कि हम लोग जाएंगे और जाके बॉटम को, चैनल बेड को रेस कर देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ें दिमाग में पहले से ही बता दे रही हूँ, क्लियर रहना चाहिए, ये डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को आता है, सो आई क्लियर इट नाउ ओनली। चलो अब हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, सब क्रिटिकल की। तो सबसे पहले बनाएंगे क्या, सबसे पहले बनाएंगे क्रिटिकल डेप्थ YC और मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी या क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, जो बोल लो, मतलब ये यहां से यहां तक है, ई मिनिमम अंडरस्टूड होना चाहिए। अब सिंस आई एम टॉकिंग रिगार्डिंग सब क्रिटिकल कंडीशन, क्योंकि मैं सब क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रही हूं, वॉट एवर एनालिसिस जो भी मैं करूंगी वो इस क्रिटिकल डेप्थ के ऊपर करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने सब क्रिटिकल की बात करनी है, ध्यान से समझना, क्योंकि सुपर क्रिटिकल इससे नीचे होगा और वो आप एनालाइज करोगे। दिक्कतें आएंगी तो बता देना, चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल रहता है। अब क्या होता है कि मुझे एनालिसिस इसके ऊपर करनी है। अब इस फिगर को देखो, यहाँ पर आप देखोगे स्पेसिफिक एनर्जी जो है E1 की वो E2 से ज़्यादा है, फिगर देख के ही समझ में आ रहा है, ठीक है, एंड इवन जो Y1 की डेप्थ है वो Y2 से ज़्यादा है, ये भी समझ में आ रहा है। हाँ, बट अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी हेड, तो वेलोसिटी हेड जो है वो सेक्शन 2 में ज़्यादा है सेक्शन 1 से, बट वो मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन स्पेसिफिक एनर्जी और डेप्थ है, जो कि मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, तो मैं उन्हीं दोनों की बात करूंगी, ठीक है, वो भी समझ में आता है। अब बेसिकली क्या होता है ये देखते हैं। अब देखो सेक्शन 1 पे आपको स्पेसिफिक एनर्जी कितनी मिली, E1, और डेप्थ ऑफ फ्लो है Y1। सेक्शन 2 पे डेप्थ ऑफ फ्लो है Y2, स्पेसिफिक एनर्जी है E2। आपको पता है कि जो E2 है वो E1 से कम है, फिगर में दिख रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, फिगर देखकर पहले खुद आंसर करना, अब अगर मैं आपसे पूछूं E2 E1 से कम है, ठीक है, कितना कम है ये बताओ। E2 E1 से कम है, दिख रहा है मुझे फिगर में, बट मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है E2 E1 से कितना कम है, तो आप बोलोगे डेल्टा जेड। अभी डेल्टा जेड क्या है, इसको थिकनेस ऑफ हम्प बोल लो, हाइट ऑफ हम्प बोल लो, जो मर्जी है बोल लो, ठीक है। तो ये समझ में आया कि E2 E1 से डेल्टा जेड कम है। तो अगर मैं इसे मैथमेटिकली लिखूं, सो दिस विल बी E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा जेड, ये कोई थिकनेस है हम्प की, और मुझे ये भी पता है कि Y1 ज्यादा है Y2 से। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं और मैं प्लॉट करूं, तो यहां कहीं पर होगा E1, ये हुआ E1, ठीक है, और मुझे किसकी बात करनी है, मुझे तो सिर्फ सब क्रिटिकल कंडीशन की बात करनी है। सो दिस विल बी Y1, ये Y1 की वैल्यू होगी, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो E2 है वो E1 से छोटा है, तो वो राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा, वो फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा, ऑब्वियस ही बात है बैकवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि वो छोटा है, तो ठीक है, अब छोटा है तो ये रहा, दिस इज देयर, सो ये हो जाएगा आपका E2, दिस पोर्शन इज योर E2, ये आपका E2 हो जाएगा। और यहाँ पे
इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ निकल के आएगी, मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ सब क्रिटिकल फ्लो है, सिर्फ सब क्रिटिकल है, सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा y2। देखो चीज़ों से कंफ्यूज मत होना, याद करो जब मैंने आपको कल की क्लास में एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप बताई थी तो वहाँ पे मैंने y1 y2 लिया था, एक सब क्रिटिकल रीजन में लिया था, एक सुपर क्रिटिकल रीजन में लिया था, और मैंने आपको बोला था कि ये दोनों अल्टरनेट डेप्थ्स हैं। तो वहाँ पर मैं दो अलग अलग रीजन्स की बात कर रही थी, यहाँ पर मैं एक ही रीजन की बात कर रही हूँ। कौन सा है? सब क्रिटिकल है, हाँ, बट सेक्शन अलग अलग है। एक सेक्शन 1-1 है, सो दूसरा सेक्शन 2-2 है, सो सेक्शन डिफर कर रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। सो यहाँ पर देखा स्पेसिफिक एनर्जी E1 है करस्पॉन्डिंग टू y1, स्पेसिफिक एनर्जी E2 करस्पॉन्डिंग टू y2, और इन दोनों के बीच में कौन सा कलर? ब्लू। ये है डेल्टा सेट। क्लियर है? ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ दैट इज Q/B, दैट इज स्मॉल q जो है वो कांस्टेंट है, पानी फ्लो कर रहा है, कोई इशू नहीं आ रही है। अब मुझे लगा कॉपी किताब में हम लोग बैठ के बेसिकली कैलकुलेशन कर रहे हैं कि डेल्टा जेड की कोई वैल्यू है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या किया, हाँ आपको एक, चलो उसको बाद में बताती हूँ। अब क्या किया, डेल्टा जेड की वैल्यू मैंने बढ़ाई, ठीक है, डेल्टा जेड की वैल्यू थोड़ी बढ़ाई, डेल्टा जेड की वैल्यू थोड़ी बढ़ाई। जब मैंने डेल्टा जेड की वैल्यू बढ़ाई, आप देखो अगर मैंने इस थिकनेस को और थोड़ा बड़ा कर दिया, जब इसको मैंने बड़ा किया तो क्या होगा, y2 कम होगा कि ज़्यादा होगा? यहाँ पर आपको प्रॉपर पार्टिसिपेशन करना है, क्योंकि जो पार्टिसिपेट करेगा वो ही आंसर कर पाएगा। तो मैंने आपसे बोला कि इस डेल्टा जेड की वैल्यू पहले कितनी भी थी, लेट सपोज डेल्टा जेड थी, अब मैंने इसको डेल्टा Z1 कर दिया जो कि डेल्टा जेड से ज़्यादा है। अब क्योंकि मैंने इसको डेल्टा Z1 किया जो कि डेल्टा जेड से ज़्यादा है, आप फिगर में देख के बता ही सकते हो कि जब इसकी वैल्यू बढ़ाई तो डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हुई, कम हुई। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो क्या हो गई, y2 से नीचे आ गई। y1 में कोई चेंज नहीं आया, सेक्शन 1 पर जब तक मैं ना बोलूं कोई चेंज निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग कि मैंने लेट अस सपोज डेल्टा Z1 कोई हाइट बढ़ाई, थिकनेस किया, तो क्या हो गया, y2 से डेप्थ ऑफ फ्लो कम हुई, कुछ कम हुई बट कम हुई। फिर मैं बढ़ाती गई हाइट को, हम्प की हाइट को बढ़ाती गई, एक टाइम पर मैंने इसको लेकर आ गए, डेल्टा जेड को बना दिया डेल्टा जेड मैक्सिमम। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यही पूछ लेता है। अब क्या हुआ, अब कहानी ये निकल कर आई, आप बढ़ाते गए, तो लो मैं बढ़ा के भी दिखा देती हूँ। हाँ रेड से कर लिया ना, चलो ये बढ़ाते गए, ये बढ़ा दी, इसको बोला डेल्टा जेड मैक्सिमम। उसी पॉइंट पर है बट अब मैं लिखूंगी तो ओवरलैप हो जाएगा, इसलिए मैंने साइड में लिखा है, ठीक है। अब आपने क्या किया, डेल्टा जेड की वैल्यू बढ़ाते गए, डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन 2 में कम होती गई। जब आपने एक मैक्सिमम वैल्यू हम की बढ़ा दी, व्हाट विल हैपन, ये जो y2 है ये कम होते होते क्रिटिकल डेप्थ पर पहुंच जाएगा। अब अभी भी फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फ्लो नहीं हो रहा है, अभी भी पानी आ रहा है और पानी फ्लो हो रहा है। अभी तक सेक्शन 1 में कोई चेंज निकल कर नहीं आया, देयर इज नो चेंज इन द केस ऑफ सेक्शन 1। सेक्शन 1 पर डेप्थ ऑफ फ्लो हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी सेम है, आप देखो वहां पर कोई चेंज नहीं निकल कर आया, ठीक है। नाउ अब पूरी कहानी ये निकल कर आती है कि आई वॉन्ट टू नो कि जब मैंने सेक्शन 2 पर हम की हाइट को बढ़ाते गए, डेप्थ ऑफ फ्लो कम होता गया, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो कम होते होते कहाँ तक पहुँच गया, क्रिटिकल डेप्थ तक पहुँच गया, एंड उसके करस्पॉन्डिंग आपको स्पेसिफिक एनर्जी भी क्या मिली, मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी मिली या क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी मिली। तो यानी कि y2 yc तक पहुँच गया और ये कहाँ पहुँच गया, ई मिनिमम पहुँच गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैंने बोला नहीं यार और करना है, और हम की हाइट को बढ़ाना है। तो मैंने बोला कि डेल्टा जेड डैश कोई वैल्यू है, देखो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन फॉर्मेट में दिखा रही हूँ, कन्वेंशनल में तो आ ही चुका है, तो यहाँ पर इन सब की जगह y1 E1 की जगह वैल्यू दे देगा और कुछ नहीं। तो अब मैंने क्या बोला कि डेल्टा जेड डैश हाइट ऑफ द हम्प है जो कि डेल्टा जेड मैक्स से ज्यादा है, तो ये आ गई
चोक्ड कंडीशन, जिसमें आप थ्योरेटिकली बोल देते हो कि फ्लो पॉसिबल नहीं है। अभी तक फ्लो हो रहा था, आप हम की हाइट को बढ़ाते बढ़ाते डेल्टा जेड मैक्स तक भी ले आए, तब भी फ्लो हो रहा था, कोई इश्यू नहीं था। हाँ, जो स्पेसिफिक एनर्जी थी वो मिनिमम हो गई, जो डेप्थ थी वो क्रिटिकल डेप्थ हो गई, बट फ्लो हो रहा था। अब अगर आपने इसकी बोला कि नहीं मुझे हम की हाइट और बढ़ानी है, तो फिर फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। थ्योरेटिकली फ्लो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चोक्ड कंडीशन आ गई। बट प्रैक्टिकली क्या होगा, कुछ चेंजेस होंगे फ्लो में और फ्लो पॉसिबल हो जाएगा। बट वो क्या चेंजेस होंगे वो मैं बताती हूँ, बट तुम्हारे दिमाग में फिलहाल एक डाउट होगा जो पहले मैं क्लियर करूँ। आपके दिमाग में डाउट होगा कि ठीक है अगर डेल्टा जेड डैश डेल्टा जेड मैक्स से ज़्यादा है तो अभी तक के तो आप y2 की वैल्यू को कम करते जा रहे थे ना, कम करते करते आप उसको yc तक लेके आए। मैं बोलूँगी बिल्कुल सही, तो अब जाकर yc से भी कम कर दो ना, यही तो आप कर रहे थे। आपने बोला मैम कि y2 जो है वो वैल्यू थी करस्पॉन्डिंग टू डेल्टा जेड, फिर जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे थे थिकनेस हाइट ऑफ हम की, तो क्या होते जा रहा था, y2 की वैल्यू कम होती जा रही थी। जब आपने मैक्सिमम हाइट बढ़ा दी तो वैल्यू कहाँ पहुँच गई, क्रिटिकल डेप्थ पे पहुँच गई। अब अगर आपको उससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ानी है तो बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट उस कंडीशन में आप इस yc को यहाँ कम कर दो। मैं बोलूँगी नहीं, yc से वैल्यू कम कर दो, तो मैं बोलूँगी पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे क्यों, जब y2 से yc लाया जब तब पॉसिबल था, तो फिर अब कंडीशन में पॉसिबल क्यों नहीं है। तो इसका रीज़न ये निकल कर आता है माय डियर कि हम मान के चलते हैं, हमारा एक और अजम्पशन है कि अगर लेट अस सपोज सेक्शन 1 पर आपने निकाला फ्लो सब क्रिटिकल है, तो ट्रांजिशन के बाद भी फ्लो सब क्रिटिकल ही रहेगा। ठीक है, उसके कंडीशन फ्लो स्टेट के कंडीशन में कोई चेंज नहीं निकल कर आएगा। अब अगर यहाँ पर मेरा स्टेट ऑफ फ्लो सुपर क्रिटिकल होता तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन के बाद सुपर क्रिटिकल ही निकल के आता, यानी कि चाहे कुछ भी हो जाए वैल्यू yc से नीचे वाले साइड में नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये वाला सब क्रिटिकल जोन है, ये सुपर क्रिटिकल है, और मैंने अभी बात करनी है किसके केस की, सब क्रिटिकल कंडीशन की। सो सब क्रिटिकल कंडीशन में आपने देखा कि हम लोग को सिर्फ ऊपर वाले रीजन की बात करनी है, तो हम लोग इस वाले रीजन को भूल जाओ, ये अभी मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, तो बारी आई कि पहले जब डेल्टा जेड मैक्स हुआ तो क्या चेंज निकल कर आया, इसको डील करूंगी, पर पहले कुछ चीज़ों को क्लियर करते जाते हैं। जब डेल्टा जेड मैक्स निकल के आया तो क्या हुआ, उस कंडीशन में E1 में तो कोई चेंज नहीं आया, E1 उतना का उतना ही रहा, E2 की जगह क्या हो गया, EC हो गया, और ये हो गया डेल्टा जेड मैक्स। लास्ट में बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अभी मैंने बस आपको ये बताया। ठीक है, ये कहानी निकल कर आई। पहले नॉर्मल कोई डेल्टा जेड डेप्थ थी, ठीक है, थिकनेस थी, उसके बाद डेल्टा जेड मैक्सिमम के लिए ये निकल के आया। अब तीसरी कंडीशन, जब डेल्टा जेड डैश डेल्टा जेड मैक्स से ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, क्या होगा बताओ, कोई आइडिया। तो देखो अभी तक डेप्थ ऑफ फ्लो कम होते होते yc पहुंचा, अब अगर जो हाइट ऑफ द हम्प है वो मैक्सिमम हाइट से ज़्यादा हो गई तो सेक्शन 2 पर कोई चेंज निकल के नहीं आएगा। दैट मीन्स सेक्शन 2 पर फ्लो क्रिटिकल ही रहेगा। क्यों क्रिटिकल रहेगा, क्योंकि इससे कम आप कर नहीं सकते, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्चार्ज क्या होता है, yc जो मैक्सिमम डेप्थ आपकी मिनिमम डेप्थ पॉसिबल होती है, क्रिटिकल डेप्थ जिसको आपने बोला, और इसके बाद अगर करोगे तो वो तो सुपर क्रिटिकल रीजन में चला जाएगा, जो कि हमें अलाउ ही नहीं करना है। तो अब क्या होगा, सेक्शन 2 में फ्लो रहेगा क्रिटिकल, करस्पॉन्डिंग उसकी स्पेसिफिक एनर्जी रहेगी क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी, बट अब इस कंडीशन में देयर विल बी चेंजेस इन द अपस्ट्रीम सेक्शन। क्या चेंज निकल कर आएगा, अगर आप चाहते हो कि जब हाइट ऑफ द हम्प मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प से ज़्यादा आए, जब चोक्ड कंडीशन रीच हो और आप चाहते हो कि फ्लो हो, तो क्या होगा, चेंजेस निकल कर आएंगे कि सेक्शन 2 में तो फ्लो क्रिटिकल रहेगा, सेक्शन 1 की स्पेसिफिक एनर्जी E1 से बढ़ जाएगी E1 डैश। तो अगर ये स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ गई, कौन सा कलर का पेन लूं,
अब स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब पहले E1 थी, अब ये स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ गई. सो दिस विल बी E1 डैश. ये स्पेसिफिक एनर्जी बढ़कर कितनी हो गई? E1 डैश. और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ ऑफ फ्लो आएगा दैट विल बी Y1 डैश. तो ये कहानी निकल के आएगी. कहने का मतलब है जब मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प से ज्यादा आपकी हाइट हो गई हम्प की, उस कंडीशन में E1 की वैल्यू E1 डैश बन जाएगी. ठीक है, Y1 डैश जो होगा वो Y1 से ज्यादा निकल कर आएगा. ये सब अपने अपने स्टेटमेंट वाइज पूछ लेगा. तो बेसिकली इसको मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ कैसे हो जाएगा. उस कंडीशन में होगा E1 डैश इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा Z डैश. ये निकल कर आएगा. क्लियर? तो ये पूरी कहानी निकल कर आती. 3 डिफरेंट चीजें बात की. हाँ, अब यही तुम्हारा डाउट होता जो मैंने पहले क्लियर किया. यही डाउट होता कि मैम प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि आपने पहले बोला डेल्टा Z है, फिर उसको आप बढ़ाते गए Y2 कम होते गया, फिर उसको मैक्सिमम कर दिया डेल्टा Z की वैल्यू. तो ये हम लोग कागज में करके देख रहे हैं कि हाइट बढ़ाई तो उसके क्या रिपरकशंस निकल कर आते हैं अपस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम साइड में. ये तो हम कागज में कर करके देख रहे हैं. ठीक है, कि क्या चेंजेस निकल कर आ रहे हैं. तो हम लोग ने 3 अलग अलग कंडीशंस देखी. आपसे एग्जाम में जनरली वो आपको ये बोल देता है कि अगर मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प, ऑब्वियसली हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बट पैटर्न समझ लो पहले, कि अगर एक रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है और उसमें लेट अस सपोज मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प 0.5 मीटर है, तो बताओ क्रिटिकल डेप्थ कितनी होगी, और आपको डिस्चार्ज, डेप्थ ऑफ फ्लो वगैरह गिवन होगा. तो जब ये कंडीशन बोला कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प है 0.5 मीटर, बताओ क्रिटिकल डेप्थ कितनी होगी, तो तुरंत आपको ये वाला रिलेशन यूज करना. एंड मैक्सिमम जगह पर जब आपके क्वेश्चंस आते हैं वो यहीं तक पूछता है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्पेस की कमी हो गई है, बड़े डायग्राम्स बना दिया, यहाँ पे लिख के बताती हूँ. E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा Z मैक्स होता है. तो आप डेटा गिवन रहेगा, सेक्शन 1 पर स्पेसिफिक एनर्जी निकाल लोगे, माइनस डेल्टा Z मैक्स इज इक्वल टू EC क्या हो जाएगा 3/2 YC. क्यों? ये चीज़ मैंने आपको कल ही डिराइव करके बता चुकी है. ठीक है, रेक्टेंगुलर की बात करूँ तो सो E1 माइनस डेल्टा Z मैक्स इज इक्वल टू 3/2. यहाँ से YC निकाल लो, या बाय चांस कोई और वैल्यू पूछे तो वो भी निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये कहानी निकल कर आती है. यहाँ से आप क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू निकाल सकते हो. तो ये पूरी स्टोरी होती है. हाँ, अगर ये क्वेश्चन कन्वेंशनल में आता है तो उस कंडीशन में वो आपको अलग अलग डेल्टा Z की वैल्यू देगा. एक वैल्यू मैक्सिमम हाइट की होगी, फिर उससे बढ़ा दिया, तो बताओ अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में क्या चेंजेस निकल कर आए. तो डाउनस्ट्रीम में फ्लो हो जाएगा क्रिटिकल, वो YC ही रहेगा, बट अपस्ट्रीम में हो जाएगा Y1 डैश जो Y1 से ज़्यादा होगा, और वो आपसे Y1 डैश की वैल्यू पूछेगा. तो आप ये वाला इक्वेशन कहाँ लिखा है, ये वाले इक्वेशन में पुट करके वैल्यू Y1 डैश की निकाल सकते हो. कैसे? आपको पता होगा Y1 डैश प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G था, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन, ये कैसे लिख दूंगी इसको मैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू 2G, और A स्क्वायर की जगह B इंटू Y1 डैश का स्क्वायर. ठीक है, A स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा B, विथ तो कांस्टेंट है, और डेप्थ की जगह इस बार क्या निकल के आएगा Y1 डैश का स्क्वायर. तो बेसिकली इस कंडीशन में एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिसको सॉल्व करोगे 3 रूट्स आएंगे, 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं और 2 अलग रूट्स निकल के आएंगे. तो उसमें से आपको चेक कैसे करोगे कि उनमें से जो एक डेप्थ है वो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होनी चाहिए अगर फ्लो सब क्रिटिकल है. ठीक है, तो उस वैल्यू को ले लोगे. उसमें होता ही है कि एक वैल्यू सब क्रिटिकल की होती है, क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा होती है, और एक क्रिटिकल डेप्थ से कम होती है. तो हमको वो डेप्थ लेनी होगी सब क्रिटिकल के केस में जो क्रिटिकल डेप्थ से ज़्यादा हो. ठीक है, ये कंडीशन निकल कर आती है. सो बेसिकली ये कहानी आपको मिलती है कन्वेंशनल के केस में. ठीक है, और अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करो तो वो आपसे यहाँ पर या तो कभी कभी मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी पूछ लेगा या क्रिटिकल डेप्थ पूछ लेगा. तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछता है. क्लियर? तो मैं इसके रिलेशंस को लिखवा दूं क्या एक एक करके,
आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा डायग्राम। अब मैं इसके एक्सप्रेशंस को एक प्रॉपर फॉर्मेट में अगर लिखवा दूँ, स्पेस कम हो रहा है मेरे को, चलो यहाँ पर ही बात करती हूँ। पहले E1 इज इक्वल टू E2 प्लस डेल्टा Z था, ठीक है। उस टाइम पर Y1 की वैल्यू Y2 से ज़्यादा थी। फिर जब डेल्टा Z मैक्स हुआ उस टाइम Y2 क्या हो गया, YC बन गया, और E2 क्या हो गया, EC बन गया। सो व्हाट यू गॉट, E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा Z मैक्स। क्लियर? एंड आपको पता होना चाहिए कि Y2 इज ग्रेटर देन YC, ठीक है। और लास्ट वाली कंडीशन में क्या हुआ, जब डेल्टा Z डैश डेल्टा Z मैक्स से ज़्यादा हुआ, यहाँ पर ही लिख देती हूँ, जब डेल्टा Z डैश डेल्टा Z मैक्स से ज़्यादा हुआ उस कंडीशन में Y1, एक मिनट, उस कंडीशन में E1 डैश बन गया और Y1 डैश बन गया, एंड इस Y1 डैश की वैल्यू Y1 से ज़्यादा थी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया छोटा, क्योंकि मुझे स्पेस में आपको थोड़ी और जानकारी देनी है, इसलिए मैंने लिख दिया शॉर्ट में। जो भी चीज़ें आपको बताई है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया मैथमेटिकल फॉर्म में। बाकी तो आपको पता ही है, ये जो आपको फिगर है एंड ये जो आपका ग्राफ है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आप देख ही सकते हो कि हाँ E1 डैश E1 से ज़्यादा है, बिल्कुल सही है, और जो आपका Y1 डैश है वो Y1 से ज़्यादा है। तो एक तो मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल बेसिस पर पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, बताती हूँ कैसे। स्पेसिफिकली आपके ये जो स्टेट लेवल्स एग्जाम्स है उसमें कैसे पूछता है कि इफ द हाइट ऑफ द हम्प इज इंक्रीज्ड, इफ द हाइट ऑफ द हम्प इज इंक्रीज्ड अबव द मैक्सिमम वैल्यू, देयर विल बी चेंजेस इन, चार ऑप्शन, नो चेंजेस इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम साइड, upstream condition gets changed, specific energy at upstream gets changed, specific energy is increased from initial specific energy at upstream section, ठीक है। हाँ, और ये भी स्पेसिफाई कर देगा कि सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हाँ चेंजेस निकल कर आते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको एक और तरीके से एक्सप्रेस करके दिखाती हूँ। जो हम लोग ने पूरा कंसेप्ट पढ़ा, इसको एक और तरीके से समझते हैं। कैसे देखते हैं, सब क्रिटिकल की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब यहां पर ये लेट अस सपोज मैक्सिमम हाइट है हम्प की, और यहाँ पर डेप्थ है Y1 एंड Y2, दो डेप्थ है। अब समझते हैं क्या हो रहा है। शुरू में जब तक कि डेल्टा ZM से कोई छोटी वैल्यू थी, Y1 में कोई चेंज नहीं निकल के आया था, Y1 की वैल्यू उतनी ही थी, ठीक है, Y1 उतना ही था। पर जैसे जैसे आप डेल्टा Z की वैल्यू बढ़ाते जा रहे थे, ये वैल्यू क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, और कम होते होते ये Y2 की वैल्यू कम होते होते कहाँ तक पहुँच गई, क्रिटिकल डेप्थ तक पहुँच गई, सेक्शन 2 पे। इसके बाद जब आपने हम्प की हाइट को और बढ़ाया तो आपने देखा कि अपस्ट्रीम साइड में डेप्थ बढ़ गई, इट वेंट टू Y1 डैश, वाइल डाउनस्ट्रीम साइड में वैसी का वैसी रहा, डाउनस्ट्रीम साइड में YC से ही फ्लो किया। वाइल आपने देखा कि अपस्ट्रीम साइड में डेप्थ क्या हो गई, Y1 डैश हो गई। इसको थोड़ा और अच्छे से कर्व कर देती हूँ। तो ये कहानी, अगर आपको ऐसी लेट अस सपोज अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपको इसमें 3-4 वेरिएशंस करके दे दे, ठीक है, 4 वेरिएशंस अलग अलग फॉर्मेट में, इसको ऊपर नीचे करके दोनों को इंक्रीजिंग दिखा के, या लेट अस सपोज ये तो ओरिजिनल है, इसको ऐसे डिक्रीजिंग दिखाकर, तो ऐसे चीज़ें अगर आपको दे दे तो आपको ये रीड करते हुए आना चाहिए। कैसे, इनिशियली 0 से डेल्टा ZM से पहले तक के आप देखोगे सेक्शन 1 यानी अपस्ट्रीम में कोई चेंज नहीं निकल के आया, डेप्थ में कोई चेंज नहीं निकल कर आया।
सेक्शन 2 में डेप्थ कम होती गई, कहाँ तक पहुंची? क्रिटिकल डेप्थ तक पहुंची। उसके बाद आपने डेल्टा जेड एम से और बढ़ाया तो क्या हुआ? सेक्शन 1 पर डेप्थ बढ़ी पर सेक्शन 2 पर क्रिटिकल ही रही। ठीक है, ये कहानी निकल कर आती है। दिस इज द स्टोरी विच कम्स इनटू पिक्चर। फाइन, तो ये आपका किसका कंडीशन होता है? सब क्रिटिकल के केस में। हाँ, अगर मैं ये बात सुपर क्रिटिकल करती, वो आपका काम है, आप होमवर्क में करोगे उसको, ठीक है, बट आपको उसका मैं कुछ चीजें बता दूं। उस कंडीशन में ये जो ग्राफ आपने ऊपर की तरफ बनाया है, ये सब चीजें आप नीचे के लिए करोगे। ठीक है, वहां पर आप सब चीजें नीचे के लिए करोगे, इससे नीचे वाली डेप्थ के लिए बात करोगे। और वहां पर पहले ही आपको इसका एंड रिजल्ट्स बता दे रही हूं, वहां पर जैसे जैसे आप हम की हाइट बढ़ाते जाओगे, y2 की वैल्यू बढ़ के, यहाँ पर y2 होगा सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल में, वो बढ़कर yc होगा। यहाँ पर y2 घट के yc हो रहा था सब क्रिटिकल में, सुपर क्रिटिकल में y2 बढ़कर yc हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपने अगर और डेल्टा जेड डैश किया तो E1 डैश स्पेसिफिक एनर्जी बढ़ेगी बट Y1 डैश की वैल्यू कम होगी। एंड रिजल्ट्स बता दिया है बट मैं इसको नहीं करने वाली हूँ, ये आपका काम है। मैंने एक पूरा बड़ा सा फिगर बनाया, देखो मेरे पास लिखने की भी जगह नहीं बची थी, ठीक है, फिर भी मैंने पूरा बड़ा सा फिगर लेकर आपको समझाया है। अब सुपर क्रिटिकल का आप खुद करके देखना, एंड रिजल्ट्स मैंने बता दिए, आप एक बार करके देखना। नहीं बनेगा टेलीग्राम चैनल में पूछ लेना, मैं आपको फिगर सेंड भी बता दूंगी, कोई इशू नहीं है, बट पहले एक बार खुद से ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहानी निकल कर आती है सब क्रिटिकल के लिए। सिमिलर ही होता है सुपर क्रिटिकल, पता नहीं क्यों मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चन सब क्रिटिकल का पूछता है, बट हमने ऐसा रहना नहीं है दिमाग में कि सब क्रिटिकल ही पूछ सकता है, सुपर क्रिटिकल भी पूछ सकता है। ठीक है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये इसमें जो एक्सप्रेशंस थे E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड मैक्स, वो तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लेता है, तो वो तो उसी का पार्ट है। और ये जो डेल्टा E1 डैश EC प्लस डेल्टा जेड डैश वाला, ये कन्वेंशन का पार्ट है। वो आपसे पूछता है कि नई स्पेसिफिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ निकल कर आएगी वो डेप्थ बताओ, तो वहां पर Y1 डैश निकालना पड़ता है। और मैंने बता चुका है तीन रूट्स निकल के आते हैं, एक नेगेटिव दो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पूरी कहानी होती है किसकी? सब क्रिटिकल की। सो आई गेस ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। विड्थ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेते हैं, और मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर ना पहले एक न्यूमेरिकल डील कर लेते हैं, सो दैट जो भी अभी पढ़ा है उसको अप्लाई कर पाओगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्लियर? सो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, गिवन डेटा लिख देती हूँ। ये आपका बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बुकलेट का एक क्वेश्चन है जिसमें 3 क्वेश्चन साइमल्टेनियसली पूछे हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक बार विड्थ वाला हो जाए, फिर उन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ डील कर लेंगे। अभी मैं एक सेपरेट क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको, तो उसको डील कर लेते हैं अभी। तो मैं गिवन डेटा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख देती हूँ, सो दैट 2 मिनट आपको टाइम दूंगी, आप सॉल्व करना, उसके बाद फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है इन अ रेक्टेंगुलर चैनल की बात कर रहा है। इन अ रेक्टेंगुलर चैनल कितना है? 3.5 मीटर वाइड है, 3.5 मीटर वाइड विथ स्लोप ऑफ 0.0036 comma uniform flow occurs at a depth of 2 मीटर। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है? फाइंड हाउ हाई द hump be raised without causing efflux। ये पहला पार्ट क्वेश्चन का पूछा है। दूसरा में अलग अलग 2 क्वेश्चन देने से अच्छा बेटर है एक ही क्वेश्चन में पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाए, तो दूसरा क्वेश्चन भी मैं ऐसे में लिख दे रही हूँ। दूसरा बोल रहा है द अपस्ट्रीम डेप्थ is to be raised raised to 2.4 meter. What should be
द हाइट ऑफ हम्प। ये क्वेश्चन है और एक चीज बस दे रखी है, n की वैल्यू दे रखी है 0.015। सो ये दो क्वेश्चन आपको बोला है, एक बार क्वेश्चन रीड भी कर देती हूँ आपके लिए। एक रेक्टेंगुलर चैनल है जिसकी विड्थ दे रखी है 3.5 मीटर, इसका स्लोप दे रखा है 0.0036 और यूनिफॉर्म फ्लो ऑकर कर रहा है एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर में। ठीक है, अब ये पूछ रहा है फाइंड हाउ हाई द हम्प बी रेज्ड, मतलब आप कितनी हाइट तक हम्प को रेस कर सकते हो विदाउट कॉसिंग एफ्लक्स। अब बोलोगे मैम आपने एफ्लक्स तो बताया ही नहीं, ये तो एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई है। तो डियर, विदाउट कॉसिंग एफ्लक्स मतलब कोई चोकिंग कंडीशन नहीं आनी चाहिए, अपस्ट्रीम में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए फ्लो कंडीशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो डेल्टा जेड की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, डेल्टा जेड मैक्स होनी चाहिए। तो वो आपको डेल्टा जेड मैक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, तो पहले पहला पार्ट क्वेश्चन का करो, फिर सेकंड पार्ट क्वेश्चन का बताऊंगी। ठीक है, तो जब तक कि आप एक बार इसको ट्राई करो, बाय दैट टाइम आई इरेज दिस साइड so that I can solve the question, I get the space to solve the question. ये हुआ, एक बार ट्राई करो, देखो इस क्वेश्चन में, बाकी को भी मैं यहाँ पे ग्राफ नहीं बनाती हूँ, ग्राफ ऑलरेडी पहले ही बता चुका है। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक कर लेना है कि फ्लो सब क्रिटिकल है या सुपर क्रिटिकल। सेफ साइड रहो तो बेटर है, वो भी कर सकते हो कन्वेंशनल फॉर्मेट में। पहले मैं ये देखती हूँ, मुझसे पूछा है हाउ हाई द हम्प कैन बी रेज्ड, तो मुझे क्या पता है, डेल्टा जेड एम निकालना है। ठीक है, और मुझे रिलेशन क्या पता है, E1 इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड। अब ये चाहे सब क्रिटिकल हो या सुपर क्रिटिकल हो, दोनों के लिए ये चीज तो सेम है। क्लियर? अब क्या हो रहा है, अगर मुझे डेल्टा जेड मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए, दैट विल बी E1 माइनस EC। तो मुझे बस स्पेसिफिक एनर्जी सेक्शन 1 पर निकालनी है, क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी है, काम खत्म। अब देखो, पहले अगर क्रिटिकल स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं, ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 3/2 YC, और YC क्या होता है, Q² G की पावर 1/3। क्यों मैं ये लिख पाई, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन है। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में मुझे दे रखा है विड्थ कितना, 3.5। एक बार बस मैं चेक कर लेती हूँ कि ये 0.00036 है कि 0.0036, अदरवाइज पूरी कैलकुलेशन में गलती ना हो जाए। जस्ट अ मिनट, ये 0.0036 ही है। ठीक है, सो स्लोप इज 0.0036 और यूनिफॉर्म फ्लो किस डेप्थ पर ऑकर कर रहा है, 2 मीटर पे। सो दिस इज 5। अब बोल रहा है कि वही हाइट हम्प की बात कर रहा है, मतलब मुझे डिस्चार्ज नहीं दिया। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं डिस्चार्ज निकाल पाऊंगी तभी मैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ निकाल पाऊंगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या होगा, विड्थ इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो, सो दिस विल बी 3.5 इंटू 2। सिंस मैनिंग्स कांस्टेंट दिया है तो मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या होता है, 1/n r की पावर 2/3। सो r क्या होता है, यहाँ पर कोई वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। ठीक है, तो r क्या होता है, by b प्लस 2y। तो मैं डायरेक्टली एक ही बड़ा एक्सप्रेशन लिख दे रही हूँ छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने के बजाय। सो दिस विल बी 3.5 इंटू 2, और जिनको नहीं पता ये कैसे आया और सीधे इसी में लैंड कर गए, पहले के लेक्चर्स पढ़ कर आओ। ठीक है, सो 3.5 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2/3 एंड s की पावर 1/2। तो इससे क्या आ जाएगा, आपका डिस्चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, डिस्चार्ज निकालते हैं। 7 इंटू 1/0.015
इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 4 की पावर 2/3 इंटू 0.0036 की पावर हाफ। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है डिस्चार्ज की 26.74 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वैल्यू निकल के आ रही है किसकी? ये वैल्यू निकल के आ रही है आपकी डिस्चार्ज की। एक बार चेक कर लेती हूँ। इनटू कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज फिर पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या इट्स राइट, 26.74 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्या आया? डिस्चार्ज की वैल्यू आई। अब क्योंकि मुझे डिस्चार्ज मिल गया, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। Q/B कितना होगा? 26.74 डिवाइडेड बाय विड्थ कितनी है? 3.5। एक्चुअली 26.7411 सब आ रहा है, मैंने सबको भी नहीं लिया है। 26.74 टू डिजिट तक के लिया है, डिवाइडेड बाय 3.5। इट कम्स आउट टू बी 7.64 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 3/2 7.64 का स्क्वायर। जी की वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो 9.81 ही लेना की पावर 1/3। तो 7.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.81 की पावर 1/3 इंटू 1.5 कितना आ रहा है? 2.718 आ रहा है। सो 2.72 मीटर। एक बार चेक कर लेना। उतना ही आ रहा है, 2.72 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या निकाल लिया? आपकी EC की वैल्यू निकाल ली, EC की E मिनिमम की वैल्यू निकाल ली। तो ये कितना आया? 2.72 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए? E1 की वैल्यू चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक एनर्जी सेक्शन 1 पर। तो स्पेसिफिक एनर्जी सेक्शन 1 पे क्या होगी? यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ की इक्वल होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है तो सेक्शन 1 पर डेप्थ कितनी होगी? कहाँ पे लिखा है? 2 मीटर ही होगी। तो दिस विल बी y1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g। अब या तो v1 निकाल लो या फिर डायरेक्टली उसको Q/A के फॉर्मेट में लिख लो, जो मर्जी आए कर सकते हो। y1 प्लस q स्क्वायर a1 स्क्वायर बाय 2g। एंड इवन यू वांट यू कैन डू व्हाट इज, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। आगे आपको बेसिकली यूज आएगा जब आप कन्वेंशनल क्वेश्चन करोगे। ये क्या होगा? b स्क्वायर y1 स्क्वायर इंटू 2g। तो अगली बार से ना डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो? q इज इक्वल टू vy होता है, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे। मैंने आपको दिखा भी चुका ये चीज़, अगर आपको एक बार और दिखा देती हूँ, यहाँ पे दिखाती हूँ। बेसिकली डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, एरिया को लिख सकते हो विड्थ इंटू डेप्थ ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। सो Q/B स्मॉल q इंटू v इंटू वाई। तो अगली बार से अगर मैंने v की जगह डायरेक्टली Q/Y लिख दिया, स्मॉल Q/Y, तो फिर पूछना मत कहाँ से है, क्योंकि मैंने बता चुका है कि ऐसा होता है और दिखा भी चुका। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं लिख देती हूँ y1 प्लस q स्क्वायर y1 स्क्वायर इंटू 2g। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। y1 कितना है? 2 मीटर्स। q की वैल्यू निकाल ली थी 7.64 का स्क्वायर। y1 कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। वील सॉल्व दिस। 2 प्लस 7.64 का स्क्वायर 4 इंटू 2 इंटू 9.81। यहाँ से वैल्यू आ रही है 2.744 मीटर। ये वैल्यू निकल के आ रही है। तो समवॉट एससी को सब्स्टिट्यूट कर दो, 2.744 मीटर। अब यहाँ पे कायदे से तो यहाँ पे भी अगर 3 डेसिमल लिया तो यहाँ पर भी 3 डेसिमल ले सकते हो। ठीक है, सो इसको 2.74 ही ले लेती हूँ। चलो 744 ले लिया तो माइनस 2.72। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.024 मीटर। ठीक है, या इसको बोल सकते हो 24 mm, अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा है। ये मैक्सिमम हाइट ऑफ द हम्प है जो कि पॉसिबल है विदाउट चेंजिंग, विदाउट कॉसिंग चोक्ड कंडीशन।
एंड अपस्ट्रीम कंडीशन में कोई चेंज ना लाके। ये पहले पार्ट का आंसर हुआ। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब एक एक करके बताई हूँ इसलिए इतना टाइम लगा कैलकुलेट करने में, अदरवाइज फटाफट कैलकुलेटर चलाना और करना है। हाँ, ये 3 पार्ट में क्वेश्चन आएगा, गेट में आया है एक बार, तो वहाँ पर भी मैं बताऊंगी कैसे करना है, बट हाँ इतना तामझाम करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है द अपस्ट्रीम डेप्थ इज टू बी रेज्ड। अपस्ट्रीम डेप्थ को बढ़ाना है, मतलब डेल्टा जेड डैश आ गया टू 2.4 मीटर। पहली थी कितनी? y1 था, y1 कितना था? अब इसको इरेज कर रही हूँ, इन दोनों को इरेज कर रही हूँ। पहले दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि पता चले सेकंड पार्ट है। चलो, पहले था y1 2.4 मीटर, 2.2 मीटर सॉरी। अब आ गया y1 डैश जो कि y1 से ज्यादा है, कितना है? 2.4 मीटर। तो अब बोल रहा है द अपस्ट्रीम कंडीशन इज टू बी चेंज टू 2.4 मीटर। ठीक है, व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ द हम्प, मतलब इस कंडीशन में वो आपसे डेल्टा जेड डैश पूछ लिया उसने। देखो, एक कंडीशन में यहां पर डेल्टा जेड एम पूछा और यहां पर डेल्टा जेड डैश पूछ लिया, और हमें तो एक्सप्रेशन पता है। क्या था एक्सप्रेशन? E1 डैश इज इक्वल टू EC प्लस डेल्टा जेड डैश। ये था एक्सप्रेशन। EC मुझे ऑलरेडी पता है, E1 डैश बस कैलकुलेट करना है, मुझे डेल्टा जेड डैश मिल जाएगा। सो डेल्टा जेड डैश विल बी E1 डैश माइनस EC। तो अब मेरा पूरा फोकस है कि मुझे E1 डैश की वैल्यू, देखो इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली डेप्थ ऑफ फ्लो दे दिया, मतलब y1 डैश दे दिया, बट अगर ये कन्वेंशनल क्वेश्चन होता ESC का तो पहले आपको चेक करना पड़ता ये कंडीशन कब आएगी, डेल्टा जेड डैश डेल्टा जेड एम से कब आएगा, पहली चीज। दूसरा, फिर उसके लिए डेप्थ ऑफ फ्लो क्या होगी, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है। ठीक है, सो इसको इरेज कर दूं अब, क्योंकि मुझे इसको करना है तो इसको इरेज कर देती हूँ मैं। आई नीड स्पेस। सो ये क्या हो गया? E1 डैश, दिस विल बी व्हाट? y1 डैश प्लस v1 डैश का स्क्वायर बाय 2g। सो व्हाट यू विल गेट? q स्क्वायर। डिस्चार्ज पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है, चेंज किस में आ रहा है? डेप्थ ऑफ फ्लो में आ रहा है, इनटू 2g। सो y1 डैश क्या हो जाएगा? 2.4 मीटर प्लस q स्क्वायर होगा 7.64 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है क्योंकि v स्क्वायर था, और y1 डैश का स्क्वायर यानी 2.4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81। ठीक है, यहाँ से E1 डैश आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 2.4 प्लस 7.64 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81, 2.916, तो सो दैट इज 2.92 मीटर। ये आपकी E1 डैश की वैल्यू है। और आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हो? याद होगा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे E1 डैश की वैल्यू बेसिकली सब क्रिटिकल के कंडीशन में E1 से ज़्यादा होगी, E1 से ज़्यादा है। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, अगर आपको अपनी चीज़ें वेरीफाई करनी है ना, आप चेक कर लो, फ्राउड नंबर v√/gy निकाल के देख लो। इस केस में देखकर ही समझ में आ रहा है मेरे को, तो चाहे तो आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लो। ये आपका सब क्रिटिकल कंडीशन ही आएगा। कैलकुलेट करके लास्ट में दिखा देती हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लूँ क्वेश्चन को। E1 डैश कितना आया? 2.92 मीटर। EC कितना है? 2.72। So what you will get? 2.92 minus 2.72. So 0.2 मीटर, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी कब? डेल्टा जेड डैश की, जब E1 स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज टू E1 डैश। अब चाहो तो आप देख भी सकते हो, क्या देख सकते हो कि हाँ पहले से वैल्यू क्या हुई है? इंक्रीज हो गई है। डेल्टा जेड डैश बड़ा है डेल्टा जेड एम से, वो पॉइंट, और E1 डैश अगर बड़ा है E1 से तो ऑब्वियस ही बात है कि वैल्यू भी ज़्यादा आनी चाहिए, तो वैल्यू ज़्यादा आई और डेप्थ ऑफ फ्लो ज़्यादा थी, तो मुझे पता ही है कि y1 डैश y1 से ज़्यादा है। चाहो तो आप एक बार सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल भी चेक कर सकते हो। कैसे? यहीं पे दिखा देती हूँ v√/gy, तो यहाँ पे लिख देती हूँ q/y√/gy।
अपस्ट्रीम कंडीशन में चेक कर लेते हैं। तो Q कितना है 7.64, डेप्थ कितनी है 2 मीटर, रूट ओवर 9.81 इंटू 2। ठीक है, एक बार में चेक हो जाएगा। सो 7.64 2 इंटू 9.81 इंटू 2, प्राउड नंबर आ रहा है 0.86 विच इज़ लेस देन 1। तो ये क्या हो गया, सब क्रिटिकल फ्लो हो गया। ठीक है, सो एक बार और चेक कर लेती हूँ कि और कोई क्वेश्चन था क्या जो हमारा छूट गया है। जस्ट अ मिनट, नहीं, यही कंडीशंस थे हमारे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बता दूँ, वेरिएशन आपका आ सकता है थोड़ा बहुत वैल्यूज़ में। कहने का मतलब है यहाँ पे मैंने 2 डेसिमल तक लिया है, क्लियर। अगर इसमें मैंने चेक कर लिया, 2 ही पार्ट था क्वेश्चन का, अगर आप 3 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहे हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। मेरा 200 mm आ रहा है, आपका हो सकता है 197 198 आए, तो उतना वेरिएशंस निकल कर आएगा। अगर ऑप्शन दिया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेसेस तक आएगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप डेसिमल प्लेसेस तक लोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी निकल के आएगी। दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। क्लियर। तो मैंने आपको यहाँ पे अप्रोच बता दिया है कि डेल्टा जेड एम कैसे निकालते हैं, डेल्टा जेड डैश कैसे निकालते हैं, पूरा एक एक स्टेप सॉल्व करके बताया है। क्लियर, तो ये चीज़ याद रहे। और अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा आंसर गलत ना हो जाए, बढ़नी चाहिए इवन डैश की, नहीं बढ़ना चाहिए, आप चेक कर लो। यहाँ पे सब क्रिटिकली फ्लो था और हमने देख भी लिया। ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लो आपका होमवर्क है, वो आपको करना है। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग विड्थ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और वो जो 3 कॉमन डाटा वाला क्वेश्चन एक साथ है जिसमें हम्प की भी बात की गई है, विड्थ की भी बात की गई है, फिर उसको डील कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हमारा एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, हम्प का केस वाला, रेस्ड बॉटम का केस वाला क्वेश्चन अगर आपके पास है बुक्स में, या अगर आप ईएससी की तैयारी करो कन्वेंशनल क्वेश्चंस में, उसको सॉल्व कर लेना, सो दैट नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब विड्थ की बात करें सो यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। ओके, सो रिवाइज दिस, पेंडिंग मत छोड़ना, बिकॉज कल हम लोग को बात करने वाली विड्थ की, तो ग्राफ समझना आना चाहिए आपको। ठीक है, सो वील मीट in the next lecture with width contraction. Till then, revise this, take care of yourself and study hard.